देखो, निवेश हमेशा जो है ना, हमारे डोमेस्टिक एक प्रकार बाजार पर निर्भर है। ठीक है, डोमेस्टिक जो हमारा बाजार है उस पर निवेश निर्भर है। आप दिखते कैसे हैं उसी पर निवेश चलेगा। जैसे आपने कभी देखे होंगे कि जब कोई शादी ब्याह होता है तो शादी ब्याह किस पर डिपेंड होता है? सिर्फ लड़का लड़की पर डिपेंड नहीं होता। शादी ब्याह डिपेंड होता है कि कुल खानदान क्या है, घर मकान कैसा है, उसके भाई बंद क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, कैसा रोजगार था, कैसे कारोबार था, खेती बाड़ी कितनी है, उस पर अच्छे रिश्ते टिके हैं। दैट्स क्लियर। अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो इस पर रिश्ते टिके होते थे। आज अगर आप निवेश की बात करें तो निवेश किस पे टिके हैं? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी है। भारत 1947 से आजाद है। भारत जो आज करता है डेमोक्रेटिक तौर पे, वही आज से 70-75 साल पहले भी कर रहा था। लेकिन निवेशक क्यों नहीं थे? पहली बात, क्या आपने अपने घरेलू बाजार में बाजार को खोला? ये देखना है। अब आपने 1991 में खोल भी दिया लिबरलाइजेशन ला करके। 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण है। जाहिर है कि बाजार खोल दिया। ठीक, बाजार खोलने के साथ क्या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या जो लोग पैसा लगाएंगे उनके लाभ यहां से निकल पाएंगे? ये सब वो भी देखेंगे। आपने मेक इन इंडिया, जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मेक इन इंडिया हमारी एक योजना हो सकती है, पैसा लगवाने की एक योजना हो सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचा और आकर्षण घटक अगर देश के भीतर नहीं पैदा होगा, यानी घरेलू बाजार उतना सशक्त नहीं होगा, तो निवेश को भी खतरा होगा। समझे ना? तो इसलिए केवल जैसे आप केवल मतलब तैयारी करते हैं, इतने मात्र से बात नहीं बनेगी। जो यूपीएससी के क्वेश्चन है उसको समाधान देने की जो क्षमता है, अगर उसका विकास नहीं है, यानी एक प्रकार से जैसे हम कोचिंग क्या कर रहे हैं, आप एक एक्सटर्नल, हम क्या हैं ना, हम आपके माँ हैं, ना बाप हैं, ना भाई हैं, ना बहन हैं। रिश्ते में हम आपके लगते कौन हैं, यानी हम आपके हैं कौन? लेकिन बावजूद इसके हम 2.5 घंटे हम साथ साथ हैं, तो 24 घंटे में हम 2.5 घंटे आपको देते हैं। ठीक है, पठन पाठन को लेकर, राइट। ये आपकी पढ़ाई में बाहरी निवेश है कि आपने कोचिंग अटेंड करके निवेश किया, लेकिन यह निवेश आपके डोमेस्टिक पर निर्भर करेगा। आप कितना घंटा पढ़ते हैं, कितना लिखते हैं, असाइनमेंट क्या करते हैं, यूपीएससी के सवालों के उत्तर देने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, तब जाके एक सप्लीमेंट है ये। हमने पहले भी बताया होगा कि जो विदेशी निवेश होते हैं वो हमारे जरूरतों को, जो हमारे डोमेस्टिक एस्पेक्ट से पूरे नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक बाजार खुला हुआ है। तो एक सप्लीमेंट है। क्रोसिन जो है, डोलो जो है, या एजरोमाइसिन जो है, या कोई भी दवाई जब कोरोना के टाइम में दी जा रही थी, वो उस सिम्टम्स को खत्म करने का एक तरीका था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दाल चावल रोटी सब्जी की भी वो पूर्ति करेगा। अगर आपके पास दाल चावल रोटी सब्जी सुविधा ये सब है, तब आप डोलो फोलो क्रोसिन एजरोमाइसिन जो भी था खा करके ठीक हो सकते हैं। पता चला आप दवाई खा रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, आप कोचिंग ले रहे हैं लेकिन घर में नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये कोचिंग एक सप्लीमेंट है। जैसे हम लोग बजट में बोलते हैं ना कि जब पैसा घट जाता है तो सप्लीमेंट्री बजट दिया जाता है। उस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा हिस्सा है, वो पूरा बजट नहीं है। तो कोचिंग पूरी पढ़ाई नहीं है। जब तक
ये सप्लीमेंट है, मतलब 21.5 घंटा जो आपके पास है उसका उपयोग कैसे होगा। इसीलिए देखे होंगे कोई भी विदेशी उत्तराखंड में आपने देखे होंगे कोई भी निवेश करेगा तो क्यों निवेश करेगा, कोई भी इंडस्ट्री आकर के इंडस्ट्री लगाएगी तो क्यों लगाएगी, एक कारण मुझे बता दीजिए। वो तब लगाएगी जब उसको प्रॉफिट होगा, जब यहां का आधारभूत संरचना उसके प्रॉफिटेबल होगा। आप देखें, मैं कहीं पढ़ रहा था कि मध्य प्रदेश की जो बिजली है वो अडानी ने खरीद ली है। अखबार में पढ़ा, हम पूरी पुष्टि तो मुझे नहीं है बट अखबार में मैं पढ़ा, है ना। कोई भी प्राइवेट कंपनी, एजेंसी या कोई भी इकाई किसी सरकारी कंपनी को अधिग्रहण या उसको डिसइन्वेस्ट या खरीदारी कब करेगी, जब उसको लगेगा कि इससे प्रॉफिट होगा हमें। आप एक पुरानी कार जिसकी बैटरी खत्म है, इंजन खत्म है, वो सिर्फ 10,000 रुपए का काटने वाला ले जाएगा, चलाने वाला कि नहीं हम मसूरी तक टैक्सी चलाएंगे नहीं ले जाएगा। तो डिसइन्वेस्ट के लिए अगर चाइना की बात करें, एशियाई देशों की बात करें, इंडिया जिसमें शामिल हो जाता है, या अमेरिका की बात करिए, यूरोपीय कंट्री की बात करिए, तो जो विदेशी निवेश है ज्यादा कहाँ होगा। हमने आपको बताया कि विदेशी निवेश के मामले में हम 7वें नंबर पर हैं, हम सिंगापुर, हांगकांग से भी पीछे हैं। इसका मतलब है कि विदेशी निवेश जिन संरचना पर होता है, जिस स्ट्रक्चर पे होता है, वो हमें प्राप्त करना है। अमेरिका में ज्यादा करते हैं लोग, चाइना में करते हैं, सिंगापुर, हांगकांग में करेंगे, ब्राजील में कर रहे हैं। हम 7वें नंबर पर हैं। हमें चौथे नंबर या तीसरे नंबर पर जाने के लिए हमें अपने घरेलू बाजार को भी सही करना है, बुनियादी ढांचे को भी सही करना है, और जो निवेशक हैं उनको आकर्षित भी करना। आज आप बता सकते हैं पाकिस्तान में लोग निवेश क्यों नहीं करते? पाकिस्तान को भी तो सप्लीमेंट चाहिए। संभावनाएं जहां होंगी, जहां पैसा मरेगा नहीं। अगर मुझे कोई कहे कि आप सर क्या कहते हैं बड़कोट में कोचिंग खोल दीजिए, उत्तरकाशी के बड़कोट में एक ब्रांच खोल दीजिए, मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि बड़कोट के जो बच्चे हैं वो आईएएस की तैयारी करते हैं, जाते कहाँ हैं? क्या वहां तैयारी करने आएंगे? क्या उत्तरकाशी के बच्चे सब बड़कोट में इकट्ठे होंगे? भाई कोचिंग खुलेगी क्यों? कि कोचिंग खोल दिया बस, उसका प्रॉफिट क्या है? क्यों लोग दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ कोचिंग खोलते हैं? क्यों नहीं अमरोहा में खोल देते हैं? हाँ बताइए, काहे नहीं अगल बगल बाराबंकी है, वहां कोचिंगों का जमावड़ा है। जहां प्रतियोगियों का संकलन होगा, जहां संग्रह होगा, वहीं जाएंगे। तो वहां जाएंगे, सड़कें मिलेंगी, सुविधा मिलेगी, मेट्रो मिलेगी, बड़े बड़े बिल्डिंग मिलेंगे, भवन मिलेंगे, तभी तो जाकर के वो भी निवेश करेंगे। 1922 में इलाहाबाद में पहली बार लंदन के साथ सिविल सर्विसेज का सेंटर हुआ। पूरे इंडिया में इलाहाबाद को ही क्यों चुना गया भाई? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण बताएगा कि इलाहाबाद में परीक्षा लेने के लिए बड़े बड़े हॉल थे, बड़े बड़े भवन थे। तो परीक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी तो परीक्षा का सेंटर बनेगा। तो अगर आप विदेशी पूंजी कोई लगाएगा, कोई विदेश का आदमी, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर संभालने का मौका हो ना। बाराती बनाएंगे, मंगाएंगे 500, खाना बनाए हैं 100 का, तो पता चलेगा 100 का ही खाना, तो 400 चले जाएंगे ना। एमओयू देखते होंगे गवर्नमेंट के बीच साइन होता है कि नहीं? उत्तराखंड में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ। लेकिन जो एमओयू साइन किया गया, क्या वो धरातल पर उतरा भी? या उतरा तो कितना प्रतिशत उतरा? ऐसे तो 2 दिन के लिए शिमला हम भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन शिमला में बसने का मेरा इरादा है, ऐसा हुआ क्या? श्रीनगर गए, चमोली गए, नैनीताल गए, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर जगह देखते लोग जाते हैं।
लेकिन जब बसने की बात आएगी तब कौन इच्छा दिखा रहा है? जब फैक्ट्री लगाने की बात आई, इंडस्ट्री लगाने की बात आएगी, तब की क्या इच्छा है? ऐसे तो आपको अभी ढाका का वीजा दे दिया जाए, आप ढाका चले जाएंगे, कहेंगे फ्री फंड, चलो घूम के आते हैं। नेपाल चले जाएंगे, लेकिन नेपाल के काठमांडू में आप प्लॉट ले रहे हैं, घर बना रहे हैं, आप देखेंगे ना यहाँ घर बनाने का क्या फायदा है, यहाँ बसने का क्या फायदा है, पैसा कमा भी पाएंगे कि नहीं। जैसे आप तैयारी करते हैं, आप जानते हैं आईएएस बनने का ये फायदा है, पीसीएस बनने का ये है, फलाना बनने का ये है, नौकरी का ये है। कई लोगों को लगता है बिजनेस करने का मेरा ये फायदा है, वो बिजनेस में अपना इन्वेस्ट करते हैं। आप टाइम और पैसा पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हैं, सब अपने प्रॉफिट से ही तो इन्वेस्ट करेंगे। अभी आपको मैं बोलूं कि अंडा बेचिए, अंडा बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग अंडा खाते हैं, एक अंडे से 80 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और बहुत लोग उबाल उबाल के अंडा, आमलेट, ये सब का धंधा बहुत चोखा है। 6 नंबर पुलिया पे आप भी ठेला लगाइए, हैं? आपका प्रोफेशनली आपका बिजनेस अगर पढ़ाई की तरफ इंगित है तो आप उधर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो प्रोफेशन नहीं चुनेंगे। तो चाइना ने ऐसा क्या बना दिया, इंडिया में ऐसा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे निवेशकों को आकर्षित किया जा सके? प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो एनआरआईज को आकर्षित करते हैं कि नहीं? विदेश में बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ आइए, एक बार भारत तो घूमने आइए। क्या होता है प्रचार, कुछ दिन गुजारो ना गुजरात में, ये अमिताभ बच्चन साहब बोलते थे कि नहीं? यानी आप गुजरात जाएंगे, देखेंगे तो कुछ उन्होंने किया होगा, तो आकर्षित होंगे, तो एक तो उसका टूरिज्म बढ़ेगा। राजस्थान का आमेर किला आकर्षण का केंद्र है कि नहीं? आप जाके वहीं होटल में पैसा देते हैं, आमेर में घूमते हैं, टिकट लेते हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं कि नहीं? तो राजस्थान का टूरिज्म क्या हो रहा, फल फूल रहा है कि नहीं? अब आप गए आमेर का किला देख के आए, मैंने यहाँ पर बताया यार, मैं गया था जयपुर, वाह भाई साहब, हवा महल, जल महल, आमेर का किला, पिंक सिटी, यहाँ जाओ वहां जाओ, पूछो मत। हमने उकसा दिया आपको, आप भी चले गए, तो आप क्या कर रहे हैं वहां पर? कहीं ना कहीं उसके टूरिज्म को बढ़ा दिए ना, तो स्ट्रक्चरल स्ट्रांग नहीं होंगे तो लोग आकर्षित नहीं होंगे। जैसे ब्याह शादी में भी लड़का लंबा है या लड़की जो है पढ़ी लिखी है, कुल खानदान अच्छा है, इसके पिताजी ये हैं, भाई ये करते हैं, 10-20 बीघा जमीन भी है, अभी आकर्षण हो गया कि यार जरा बात किया जाए, बात किया जाए। 10 जगह बात चलती है तब एक जगह बात सेट होती है। हाँ, जनरली अब ऐसी स्थितियां ही हैं कि 10-5 जगह बिना बात किए फाइनल नहीं होता है मामला। प्रेजेंटली चाइना में कितना विदेशी निवेश है? $108 बिलियन, और इंडिया में यस करीब 84। गैप बहुत कम हुआ कि नहीं? यानी 4 से लेकर अब तक देखेंगे तो काफी गैप को इंडिया ने मेंटेन किया है। यानी कि 2004 में देखें, यानी आज से ठीक 18 साल पहले चाइना अगर $45 बिलियन था विदेशी निवेश में, तो इंडिया $3-4 में झूल रहा था। आज इंडिया 3-4 से 84 चला गया, और चाइना 108। आप जरा समझ के देखिए कि इस गैप को इंडिया ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से, अपने घरेलू बाजार से, विदेशों में अपनी विश्वास से, दूसरे देशों को अपने कमिटमेंट से कहीं ना कहीं लुभाया जरूर है। यानी 2004 से 2022 के बीच अगर भारत का भी, हालांकि विदेशी निवेश घटता बढ़ता रहता है, ये कोई स्थिर व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर पूरी श्रृंखला को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया ने पिछले 2 दशक में विदेशी निवेश के मोर्चे पर चाइना के मुकाबले कंप्लीटली, मतलब बेटर ही कहेंगे हम। भाई जो चाइना, पता है विदेशी निवेश में कब था जितना इंडिया का 2004 में था? 90s के टाइम में। यानी चाइना अगर 90s के टाइम में इतना होकर के 2004 आते आते 45 पे पहुंचा, तो हम 3-4 से लेकर के 18 साल के बाद 84 पे पहुंच गए बिलियन डॉलर। तो हमने काफी देशों में विश्वास को पैदा किया, चाहे वो
किसी भी एंगल से हमने काम किया हो, लेकिन हमने काम किया। लेकिन इन सब के साथ, जैसे सोने पे जिसको सुहागा बोलते हैं, सोने पे सुहागा ये है कि अगर आप बहुत सुंदर हैं लेकिन अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं, समझदार हैं, तो फिर तो जलवा ही जलवा है। पता चला आप सुंदर तो बहुत हैं, तो सोना सोना तो हो गए, लेकिन सुहागा नहीं मिला। तो भारत अगर बहुत अच्छा देश है क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दुनिया में बहुत ही सदाचार के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत झेलने वाले देश के तौर पर, माफ कर देने वाले देश के तौर पर, अपनी देश की जनता की बड़ी चिंता करने वाले देश के तौर पर, लेकिन उसी में इफिशियंसी भर दे, घरेलू बाजार को मैनेज कर दे, वहीं पे आधारभूत ढांचे में और ताकत भर दे, तो पहले वाली जो चीज है ये वाली क्लब हो गई, तो फिर विदेशी निवेश के यहाँ बादल ही फट जाएगा। फिर अगर बादल फट गया तो फिर समझो कि कमाल हो जाएगा। वैसे बादल फटना निगेटिव शब्द है, लेकिन हम पैसे के मामले में बोले, जो छप्पड़ फाड़ के बोलते हैं तो हम बादल फाड़ के बोल रहे हैं दूसरे में। ठीक है, भारत में तीव्र गति से विदेशी निवेश हुआ। ये कमाल की बात है कि जो चाइना 2004 में $45 बिलियन निवेश होता था उसके यहाँ, हमारे यहाँ 3-4 होते थे। हमने 7-8 आते आते यानी करीब 4 साल के भीतर एक रैपिड फॉर्म लिया। इट मीन्स कि विदेशी निवेशकों को हमने आकर्षित किया। हालांकि मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि पोखरण 2 के बाद हमारे यहाँ की परिस्थितियां बहुत चेंज हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जो हिम्मत दिखाई थी वो तो काबिले तारीफ है, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट था उससे ये हुआ था कि काफ़ी हम लोग कट गए थे। एक प्रकार से दुनिया के देशों ने हम पे विश्वास घटा दिया था। और 4 आते आते मुझे लगता है कि जो निवेश हमारा विदेशी निवेश और होना चाहिए था, वो उसमें कहीं ना कहीं इन सब, मैंने बोला ना, हर चीज का रोल है। लेकिन 8 आते आते अगर हम रैपिडली एस्पेक्ट में चले गए, चाइना को काफी कठोर हमने एक प्रकार से चुनौती दिया, तो यह एक वापसी ही रही होगी विश्वास की, मार्केट की वापसी ही कही जाएगी। वक्त भी निकल गया था, फिर उस समय गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज रही होंगी वो काफ़ी, असल में मैं आपको एक बात छोटा मोटा तौर पे बोलूँगा जो इकोनॉमिक्स में बहुत फिट होती है, और मैं गुड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुड गवर्नेंस विश्व बैंक की दी गई परिभाषा है। गुड गवर्नेंस कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल थिंकर ने नहीं कसा है इसको। गुड गवर्नेंस की डिफिनीशन वर्ल्ड बैंक ने दिया, और वर्ल्ड बैंक का मतलब होता है कि उसको पैसे की ही बात करनी है। तो एक प्रकार से गुड गवर्नेंस एक आर्थिक परिभाषा है, और जिसमें पब्लिक मैकेनिज्म यानी लोक प्रवर्धित अवधारणा है और पब्लिक एम्पावरमेंट से जुड़ी है। अगर आप पब्लिक को एक टूल्स की तरह, जैसे आप पढ़ लिख करके दक्ष बन जाएं तो आप पैसा कमा सकते हैं। आपका पैसा और आपकी दक्षता आपके भीतर के गुड गवर्नेंस को बड़ा कर सकता है। यही गवर्नमेंट पे अप्लाई होता है। गवर्नमेंट एज अ टूल्स बहुत ही परफेक्शन आ जाए और उस परफेक्शन के साथ अपनी इकोनॉमिक को चौड़ा कर दे, बढ़ा दे, तो इससे क्या होगा कि गुड गवर्नेंस की परिपाटी को हासिल करना आसान। बार बार बिजली इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि हमारा इकोनॉमिक ढांचा मजबूत नहीं है। बार बार हम सड़कें नहीं बना पाते क्योंकि इकोनॉमिक ढांचा मजबूत नहीं है। हम रोजगार बार बार नहीं दे पाते क्योंकि पैसे का रोना रहता है। तो जो बार बार करना है वही तो गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस है, उसको गुड करना है। गुड गवर्नेंस, सुशासन, ठीक है। तो उस समय मनमोहन सिंह साहब जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण जब आया तो मनमोहन सिंह साहब वित्त मंत्री थे, और 2004 के दौर में और 8 के जो बीच में रैपिडली विदेशी निवेश बढ़ा था चाइना के मुकाबले, वह कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह साहब के जो इकोनॉमिस्ट होने का परिप्रेक्ष्य था और उदारीकरण का जो कनेक्टिविटी बनती है कि पहले यही आदमी वित्त मंत्री था, प्रधानमंत्री है, तो लोगों में एक भरोसा जगाया था।
आप समझे ना, जैसे मैं पढ़ाता हूं और मैं अगर किसी को जाके बोलूं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि मैं प्रयास आईएएस का डायरेक्टर हूं, मैं पढ़ाता हूं, फिर बताऊं कि मैं लेखक हूं, किताबें वगैरह भी लिखा हूं, फिर मैं बताऊं कि मेरे अखबारों में आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, फिर मैं बताऊं कि मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर भी देता हूं, और आगे बताऊं कि मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और मैं इसी तरीके के कृत्यों में रहता हूं। आपका विश्वास पहली जो चीज बताए होंगे कि मैं प्रयास में पढ़ाता हूं, थोड़ा बना होगा, फिर जब आगे बताया और बना होगा, और लास्ट आते आते आपने मुझ पे बहुत विश्वास किया होगा। तो ये जो विश्वास है ना, यही निवेश का अच्छा जरिया है। विश्वास से विदेशी निवेश। तो मनमोहन सिंह ने एज ए वित्त मंत्री 1991 लिबरलाइजेशन से जो एक आशा की किरण फोड़ी थी और जो उसका प्रभाव था इन 15 सालों में दिखा, और एज ए प्राइम मिनिस्टर जो इकोनॉमिस्ट के तौर पर उनकी जो आइडेंटिटी थी वो और फ्लो किया कि अब वही व्यक्ति जो वित्त मंत्री था उदारीकरण के समय में, वही देश का प्रधानमंत्री है। तो जो दूसरे देश, अब ऐसा तो है नहीं कि भारत कोई टापू में दबा देश है कि उसके बारे में कोई जानता ही नहीं, एक सुई भी गिरती है तो दुनिया को पता चलती है। आजकल तो आप समझ ही रहे हैं, मीडिया के जमाने में कोई चीज छुपती तो है नहीं। तो लोगों को लगा होगा कि इस आदमी की जो पॉलिसी होगी, अगर उसमें हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, तो प्रतिफल हमारा खोएगा नहीं। मुझे जो मेरी जहां तक आर्थिक समझ कहती है कि गुड गवर्नेंस के एस्पेक्ट में, जैसे हमने बोला, चाइना से रैपिडली हम स्पीडली अपने यहां निवेश कराने में इसीलिए सफल रहे क्योंकि भरोसा सबसे बड़ी चीज है। आज भी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो जो बातें कहते हैं उस बातों का अगर पूरा मुलम्मा देखें, पूरा उसका लब्बुल-लुआब देखें, तो वो लब्बुल-लुआब यही है कि भारत बदल चुका है, भारत बदल गया है। आप जैसे भारत सोचते हो ऐसा नहीं है। यहाँ की शिक्षा बदली है, यहाँ का स्ट्रक्चर बदला है, यहाँ की सोच बदली है, यहाँ की आमदनी बदली है, यहाँ का रहन सहन, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ बिजनेस, सब कुछ बदला है। आप आइए तो सही, रेड कारपेट बिछा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो कलर है, संयोग की बात है, मैं बहुत दिन से ये शर्ट पे इसको पहनता नहीं था, मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं, लेकिन यह कलर कहीं ना कहीं आपको विश्वास जता रहा होगा। ये कलर जो है मेरी पढ़ाई के प्रति आप में और आस्था प्रकट कर रहा होगा। क्यों, सही है कि नहीं? यह कलर असल में, ये कलर का किस बात का प्रतीक है? जो मैं वस्त्र धारण किया हूं, इसमें आस्था का प्रकटीकरण होता है, यानी कि सामने वाले के आस्था को और आकर्षित किया जा सकता है इस कलर से। तो मैं इसको अगर पहन के आपको पढ़ा रहा हूं तो आप ये सोच के चलिए कि मैं कहीं ना कहीं आज आपको तुलनात्मक कल से ज्यादा आकर्षित कर रहा हूं। जैसे ही आकर्षित किया, आपकी पढ़ाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, प्रतिफल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बस गेम यही है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, वित्त मंत्री कौन है, डोमेस्टिक मार्केट कैसा है, कैसा वहां का व्यवस्था है। आप जाके श्रीलंका में निवेश की चीज सोचिए, कोई नहीं करेगा। आप इराक में सोचिए, कोई नहीं करेगा। आप आतंक की फैक्ट्री लगाए रहेंगे पाकिस्तान में, कोई निवेश करने की हिम्मत जुटाएगा? कल्पना भी नहीं करेगा। धर्मांतरण करते रहिए, आतंकवाद फैलाते रहिए, सड़क पे बेरोजगारी के नारे लगवाते रहिए, रोजाना इस्लामाबाद में झंझट एक पैदा किए रहिए, कराची को सुलगाते रहिए, लाहौर में हंगामा करवाते रहिए, और कोई भी विदेश का व्यक्ति जाकर के अपना पैसा लगा देगा तुम्हारे देश में। पगला गए हो? ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है क्या? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वार चलेंगे, दक्षिण चीन सागर को लेकर के क्वाड में अलग से मसौदा चलेंगे। हाँ, कौन निवेश पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोरोना का वुहान से कोरोना चला, आप मुझे बता सकते हैं कि जो नए निवेशक रहे होंगे चाइना गए होंगे 2 साल से? क्या 400 से ज्यादा फैक्ट्रियां तो उसकी बंद हो गई। वो जो विदेशी कंपनियां रही होंगी, शायद इससे ज्यादा भी डेटा मिल जाएगा, वो सब कहां गए? आपके यहां 2 साल में कितने मेहमान आए कोरोना के टाइम में? कितना मिठाई का डब्बा और आलू और केला और अमरूद लेकर पहुंचे 1-1 किलो?
परिस्थितियां जब आप विपरीत बना देंगे तो लोग कट जाएंगे। तो आपका जो मैंने सारा बताया, ये सब का बड़ा लेना देना है। आप देखे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो जहां जाते हैं, जैसे अभी चेन्नई गए थे तो भारत, तो उन्होंने चेन्नई वाला दक्षिण भारत का कपड़ा पहना। पूर्वोत्तर भारत जाते हैं, पूर्वोत्तर भारत वाला पहन लेते हैं, है ना, जहां जैसा रहता है। विदेश जाएंगे, हमने देखा कि अपना कुर्ता पजामा और बास्केट वाले कल्चर में कहीं ना कहीं हमें अपने देश की प्राथमिकता और भारतीयता, जिसको कहते हैं बसावट भी और विरासत को भी लेके चलना पड़ता है। आप जैसे हैं वैसे अगर चलें और उसी में विश्वास पैदा करें तो लोग ज्यादा विश्वास पैदा करेंगे। जैसे हम अंग्रेज बनकर अगर भारत को चलाना चाहेंगे तो ठीक नहीं है। इसलिए किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे अच्छा आसान रास्ता है अपनी संस्कृति के साथ और अपनी विरासत के साथ जमे रहो। इतना सब कुछ होता है। पी चिदंबरम को देखें, लुंगी पहन घूमते रहते हैं। आप उपराष्ट्रपति अपने वेंकैया नायडू साहब को देखिए, अपनी विरासत और अपनी संस्कृति का साथ लोग वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। आप योगी जी को देखिए, चीफ मिनिस्टर 5 साल दूसरा टेन्योर चल रहा है, उनके वस्त्र वही के वही हैं। हमें एक्सेप्ट करना है और वो अपने वर्किंग बिहेवियर से, अपने कल्चर से हमको एक्सेप्ट कराएंगे। तो इंडिया को जब एक्सेप्ट करेंगे विदेशी तो निवेश करेंगे। एक्सेप्ट कैसे करेंगे? हमारे घरेलू बाजार से, हमारे यहाँ श्रम की अवस्था से, हमारे यहाँ स्किल से, हमारे यहाँ के स्ट्रक्चर से, हमारे यहाँ के नियम कायदे से, हमारे यहाँ के टैक्स सिस्टम से, हमारे यहाँ उनके ईज ऑफ बिजनेस से, ईज ऑफ लिविंग से, लॉ एंड ऑर्डर से और समृद्धि से, ताकत से, कि भारत काफी रिच है, शांत है, बहुत अच्छा देश है। यही तो प्रचार करते हैं। जब बोलते हैं कि हमने इतने करोड़ टॉयलेट बनवाए, हमने ये बनवाया, हमने वो बनवाया, क्यों बताना चाहते हैं? बताना इसीलिए तो चाह रहे हैं ना कि भैया हम वैसे नहीं हैं जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन इसमें यह भी मैसेज जा रहा है कि हमारे यहाँ टॉयलेट थे नहीं पहले मतलब हम ऐसे थे लोटा वाले, पहले लोटा वाले थे, अब टॉयलेट वाले हो गए। ये भी मैसेज जा रहा है, आप समझ गए ना? तभी तो बड़ी बड़ी कंपनियां, अब किया वगैरह अपनी गाड़ियां बेच रही, साउथ अफ्रीका हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, जर्मनी हो, जो गाड़ियां बेच रहे हैं वो सब फायदा पा रहे होंगे, तभी तो डटे हुए हैं। ठीक है। और चाइना से हम अगर रैपिडली 2004 और 8 के बीच में हमारा निवेश, हमारे यहाँ विदेशी निवेश बढ़ता है, तो यह कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी का अच्छा होना कहा जाएगा कि दूसरों पर हमने विश्वास को मजबूत किया। इंडिया $40 बिलियन तक पहुंच गया था 2008 में, और जबकि 2004 में कितना था? 3-4। तब चाइना 100 के आसपास था और 36 आ गया 2009 में। 36 2009 में कैसे आया होगा? असल में क्या है कि 2008 में न्यूक्लियर डील हुई। न्यूक्लियर डील यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी एक कह सकते डील थी। उस न्यूक्लियर डील में वामपंथ के समर्थन से सरकार चल रही थी, उन लोगों ने समर्थन भी वापस ले लिया, सरकार अल्पमत में आ गई थी। बाद में मुलायम सिंह यादव और मायावती ने समर्थन देकर सरकार को बचाया। न्यूक्लियर डील पर यूपीए 1 की जो सरकार थी वो मतलब बहुमत विहीन हो रही थी, हो ही गई थी। वामपंथियों जो लेफ्ट पार्टियां थी उन्होंने समर्थन मांगा क्योंकि वो न्यूक्लियर डील नहीं चाहते थे। तब मायावती और मुलायम सिंह यादव ने मिल करके उस सरकार को बचाया, यानी 4 साल की सरकार थी। जब ऐसे जर्क लगते हैं तो इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे किसी घर में झगड़ा हो रहा हो तो मेहमान भी सुनता है कि झगड़ा हो रहा है तो वापस चला जाता है। देखेगा मियाँ बीबी लड़ रहे हैं, अगर कोई पड़ोसी आ रहा है
तो वहीं दरवाजे से अगर उसको पता चला कि ये लोग लड़ रहे हैं तो वो वहां से वापस चला जाता है। कुछ यही है, नहीं कुछ कम है ना? हाँ हाँ, लेजीनेस, हाँ लेजीनेस टाइप का ही समझो। तबीयत में कुछ प्रॉब्लम है क्या? ऐसा क्यों? कहीं गए थे कल? कहीं जाते नहीं है क्या संडे को? सैटरडे गए थे। हफ्ते में काक दिन हम वहाँ चले जाए करिए। असल में आप लोग बच्चा जिस जनरेशन के हो ना, उसमें यहाँ वहाँ नहीं जाओगे। घर कितना भी अच्छा बना लो, घर ही में नहीं रह पाओगे। थोड़ा दाएं बाएं कर लिया ना तो थोड़ा ठीक रहेगा। हम लोग तो ऐसे जगह रहते थे कि वो पिकनिक स्पॉट ही थे। घर बह रहा है, उधर तालाब का पानी बढ़ गया है, उधर साला नदी आ गया। हम लोग पढ़ते रहते थे, गंगा हम लोगों के स्कूल के पीछे आ जाती थी, बस्ता रख के नहाने चले जाते थे। और ये समझ ही नहीं पाए साला देश के पूरे नाले का पानी इकट्ठा हुआ है। अरे गंगा जहाँ होगी वहाँ 40 किलोमीटर दूर गंगा कहाँ चली आएगी यहाँ? लेकिन सब पानी वहीं इकट्ठा हो, बोले गंगा जी मिला है, देखो गंगा है, वहीं पी रहे हैं, गंदा फंदा मटमैला पानी पी रहे हैं। तो थोड़ा आउटिंग जो है छोटा मोटा आप लोग कर लिया करिए, क्योंकि आपका बच्चा जो जनरेशन है ना, एक पीढ़ी का तो हमारे आपके बीच अंतर हो चुका है, तय है ना? तो आप लोग जो है, हम लोग जो है ना बच्चा घर में पैदा हुए, आप लोग तो पैदाइशी बाहरी हैं, अस्पताल में पैदा हुए। हाँ, आपकी पैदाइश ही बाहर हुई। पहले के जनरेशन कहाँ पैदा होते थे? सब घर में ही पैदा होते थे। और अब अस्पताल में पैदा होते हैं और उसमें ज्यादातर सिजेरियन पैदा होते हैं। तो आपकी आउटिंग जो है ना पर जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे बाल गंगाधर तिलक जी बोले थे कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, क्योंकि भारत के तो हम है ना, आए तो तुम बाहर से हो। तो आजादी पर तो हमारा स्वतंत्र जन्मसिद्ध अधिकार है ही, क्योंकि हम तो आजाद भारत, हम तो अपने भारत के हैं ना। कब्जा तो तुम जमाए हो, तो तुम जाओगे, हम थोड़े ना कहीं जाएंगे। वैसे ही कह रहे हैं कि हफ्ते में एक आध बार आउटिंग जो है आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। कारण है कि आपका जन्म ही बाहर हुआ है, अस्पताल में, है ना, कहीं नर्सिंग होम, किसी हॉस्पिटल में, ऐसे ही हुआ है। और हम जैसी पीढ़ियों के, हमारे पीछे की पीढ़ियां सब घर में ही पैदा हुई, इसलिए उनका कहीं हिलने डुलने का मन नहीं होता। और उनके जमाने में तालाब उनके घर तक आ जाता था पानी भर के, वहीं हो रहा है। पता चला कि भूसौले जा रहे हैं अपने घर से तो इतने पानी में घुसे हुए हैं। मतलब उनको कहीं नदी नाले खोजने की जरूरत नहीं थी, वो उनके घर के इर्द गिर्द ही सब थे। अब तो आपको लच्छी वाला जाना पड़ता है नहाने के लिए, फन वैली जाना पड़ता है, कहीं यहाँ वहां जाना पड़ता है। पहले के गांव के लोग अपने घर के अगल बगल ही सब हो जाता था। गड्ढे यहाँ वहां, बारिश बाढ़ टपक रही है, छत खपरेल घर था। आप लोग तो आजकल तो शावर लगे हुए हैं बाथरूम में, वो तो घर ही उनका शावर था। ये सब चेंज आया भारत में, है ना। चेंज किससे आया बच्चा? वैसे इकोनॉमिक फॉर्म में बात करें तो ये चेंज किससे आया होगा? निवेश से। निवेश कैसे आया? पैसा नहीं तो निवेश किस बात का? पैसा बढ़ा, पैसा कैसे बढ़ा? कमाई बढ़ी, कमाई कैसे बढ़ी? स्किल बढ़ी, स्किल कैसे बढ़ी? इंस्ट्रूमेंटल हुए हम, ट्रेनिंग दिए गए, पढ़ाया लिखाया गया। तब आपकी दादी से जाके पूछो, जो पढ़ी लिखी नहीं होगी, अगर उनको पढ़ाया जाता तो वो कलेक्टर ना बनती क्या? क्या बात कर दी आपने? उनके जमाने में था नहीं, इसलिए वो नहीं बन पाए। लेकिन आप अगर ये सोचे कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं और वो ऐसे ही हैं, तो सबसे वाहियात इंसान आप ही हैं।
ये दौर के अनुपात में आपकी प्राप्ति है, समझे ना। हम लोग कक्षा 6 से बच्चा क्या सीखते थे, ए फॉर एप्पल, 7 में पढ़ रहे हैं, बस्ता टांग के जा रहे हैं, कोई स्कूल का मास्टर साइकिल से जा रहे हैं, अरे बचवा, हाँ कहाँ पढ़ता है, ऐसी पाठशाला में। अच्छा, 8 तक जो है या 12वीं तक है, कोई कॉलेज है तो। एलिफेंट की स्पेलिंग बताओ। साइकिल नहीं रोक रहे हैं वो, आपकी ड्यूटी है कि दौड़ते हुए बताइए उनके पीछे पीछे, नहीं समझे। एलिफेंट की स्पेलिंग बताओ। अब एलिफेंट के स्पेलिंग बताने में जो टाइम लग रहा है, दौड़ के बताते रहता है, कुछ सुन भी ले, ताकि उनको समझ में आए हमको आता है। अब आपको आता है तो दौड़ के बताएंगे, नहीं खड़े रहिए वहीं, तो चले गए। तो ये 6-7 के विद्यार्थियों से पूछा जाता है। और आज सचिवालय में जाके देखिए, जो आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी है, सब वही लोग हैं। अंग्रेजी तो 5000 शब्द रट लीजिए, पूरी अंग्रेजी आने लगती है। हिंदी तो 5000 शब्द में भाई साहब घर का एक कोना भी नहीं आता है, इतने उसमें संदर्भ घुसे हुए। ठीक है ना। तो हिंदी पर आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। मोदी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हिंदी निवेश कर करके, हिंदी निवेश कर करके, हिंदी निवेश कर करके, हिंदी निवेश कर करके कितना प्रॉफिट पैदा कर लिया उन्होंने। 303 सीट जीत ली हिंदी निवेश करके। तो निवेशक वो देखता है कि कहां पे हमको प्रॉफिट मिलेगा, यानी व्यापारी देखता है हमको कहां प्रॉफिट मिलेगा। जब कोई बाहरी आकर हमारे देश में निवेश करता है तो देखता है कि इनका कानून कैसा है, व्यवस्था कैसी है, फलाना कैसा है, ढिमका कैसा है। आप देखिए, फॉरेन की लड़कियां विदेशों में रहती हैं, भारतीय बम्बैया फिल्म में काम करती हैं। अभी कैटरीना कैफ वगैरह को देखिए तो बात अंग्रेजी में करती हैं, लेकिन वही फिल्मों में ऐसा डायलॉग हिंदी की बोलती जैसे हिंदी में ही इनका जन्म हुआ। जहां पैसा मिलता है ना, वहां सब कुछ सीखना पड़ जाता है। और निवेश क्या कर रहे हैं, कैटरीना कैफ वगैरह फिल्मों में क्या निवेश किए, हिंदी को। किसका सहायता लिया, हिंदी का, और पैसा कमा रहे हैं। इंटरव्यू देते हैं अंग्रेजी में, इंटरव्यू देने से उनको क्या मिल रहा है, जबकि फिल्मों में काम करने से करोड़ों मिल रहा है। अमिताभ बच्चन साहब को देखिए, अभी 7 अगस्त को फिर आ रहा है कौन बनेगा करोड़पति। भरपूर हिंदी का उपयोग करते हैं। अरे हिंदी के वो स्टार हैं, अंग्रेजी तो यहां वहां थोड़ा मोड़ा चला लिया अपना, जबकि वो भी बड़े अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, नैनीताल में शेरवुड स्कूल से, अंग्रेजी में ही पढ़े। लेकिन आपको निवेश करते समय देखना है कि किस स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं, क्या प्रॉफिट कहां से ले। यही पीसीएस की परीक्षा होती है, यही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इंग्लिश मीडियम के आप जैसे विद्यार्थियों ने हमें, मैंने बोला ना, माध्यम से क्या हो जाएगा भाई, खाना आप चाहे पीतल की थाली में खाइए चाहे स्टील की थाली में, खाते तो खाना है। वो तो एक पात्र है, पात्र तो जूठन जाएगा वहीं डस्ट, वो जहां धोने की जगह पे ही रखा जाएगा। भाषा को जब आप देखे जाए तो उसमें जो मटेरियल भरते हैं, लेकिन भाषा ने ऐसे वर्गीकरण पैदा कर दिया कि लोगों ने हिंदी के साथ ही अन्याय करके एसडीएम बनने से अपने को ही रोक लिया। ये उत्तर प्रदेश के नतीजे बताते हैं, उत्तराखंड। तो आप अपना प्रॉफिट पहचानिए कि किस में निवेश करना है। फिजिक्स में करना, जूलॉजी में करना, बॉटनी में करना, डिजास्टर मैनेजमेंट में करना, इंटरनल सिक्योरिटी में करना है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में करना है, इंडियन इकोनॉमी में करना है, टेक्नोलॉजी में करना है, एथिक्स में करना है, गवर्नेंस में करना है, आईआर में करना, सोशल जस्टिस में करना है, पॉलिटी में करना, इंडियन सोसाइटी में करना, हिस्ट्री में करना, ज्योग्राफी में करना, करंट अफेयर में करना। किसमें आपको निवेश है, हिंदी में करना, इंग्लिश में भी सिविल सर्विसेज में होता है इंग्लिश का पेपर,
निबंध में करना है, आपको हर निवेश के साथ न्याय करना पड़ेगा। अगर आपने कहीं पर बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगे कि मेरा इंटरेस्ट तो इसमें है और ये, अरे भाई वो इंटीग्रल अप्रोच है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा खेल। तो हिंदी भी साथ साथ चलेगी, अंग्रेजी भी साथ साथ चलेगी, निबंध भी चलेगा और बाकी विषय भी साथ चलेंगे। तो निवेशक सिर्फ यही नहीं देखता, निवेशक देखता है कि रूल रेगुलेशन कैसा है बिजनेस का, टैक्स सिस्टम कैसा है बिजनेस का, ईज ऑफ लिविंग की स्थिति क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्पिटलिटी कैसी है, बेसिक फेनोमेना कैसा है, गवर्नमेंट का सोच कैसा है, उसका डिटर्मिनेशन कैसा है, डेडिकेशन कैसा है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसा है, दुनिया में उसकी तूती कैसे बोल रही है, वो हमारा पैसा जो लगेगा उसका फायदा हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब देखता है। घरेलू बाजार कैसा है, देखेगा कि घरेलू बाजार लंका जैसा है, घरेलू बाजार पाकिस्तान जैसा है, घरेलू बाजार खाड़ी देशों को कुछ लड़ाकू देशों की तरह है। वो 1 रुपया प्रॉफिट की तमन्ना नहीं करेगा, अपना पैसा अपने बैंक से नहीं निकालेगा। तो निवेशक सब कुछ को, और यह आप अगर आकर्षित करना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको इस सब के लिए एक अच्छा तरीका लेके आना होगा। हम लोग जाते हैं, कहें लंदन में बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, हांगकांग में बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, देखिए अगर कभी चित्र देखिए सिंगापुर वगैरह को तो लगता है अरे यार क्या कमाल चीज होगा। ऐसे चाइना वाइना का कोई गांव दिखाता है, क्या कमाल का चीज होगा, है ना। ये कमाल दिखा दिखा करके क्या कमाल कर रहे हैं, वो कमाल दिखा करके ही तो निवेशक को आकर्षित कर रहे होंगे ना, पर्यटकों को आकर्षित कर रहे होंगे ना। हम भी कमाल दिखाएं, हमने भी कमाल दिखाया, मेरी सड़कें देखो, मेरे नियम देखो, मेरे बिजनेस के नियम देखो, मेरे देश को देखो, मेरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को देखो, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हूं देखो। अरे देखो तो सही, जब तुम देखोगे आकर्षित होगे तो पैसा भी दोगे, लगाओगे भी, कमाओगे भी, कमवाओगे भी। तब मेक इन इंडिया का जो वो शेर है तब वो काबू में आएगा, नहीं तो घूमता रहेगा ऐसे मेक इन इंडिया का शेर। अब मेक इन इंडिया का शेर सब पकड़ नहीं सकते, पूंजी जिस पर, जब देश पर विश्वास करेंगे तब। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सुने ही नहीं आप? जब आप बाहर सामान भेजते हैं तो उसके बदले में क्या मिलता है? आए राजू, क्या मिलता है? अरे यार हम ये चार्जर बेच देंगे तो हमको क्या देगा? पैसा। तो हमारे पास तो लाखों चार्जर है ना, हम बेचते रहेंगे। 100 अरब डॉलर का MOU प्राइम मिनिस्टर मोदी और जिनपिंग के बीच हुआ है। पहले 70 अरब डॉलर का था, प्राइम मिनिस्टर हमारे 100 अरब डॉलर कर दिए। और उसमें कितना चाइना का है? 71-75 अरब डॉलर तो चाइना अकेले ही मार्केट करता था हमारे यहां। तो हमारा पैसा कहां जाएगा? हाँ, तो हमारा पैसा किसके पास गया? चाइना। तो वो किससे पैसा कमा रहा है? इंडिया से कमा रहा है। उसका नाम क्या दोगे? इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट से पैसा कमा रहा है। अगर हम लोग 136 करोड़ हैं, ये कम बता रहे हैं भाई साहब, हम कम बता रहे हैं। हम जिस तरह के हैं इतने नहीं हैं। हम लोग जिस तरह हैं इतने हैं नहीं। 140-42 करोड़ तो आराम से। चाइना तो भाई साहब कब का पछाड़ चुके हैं। ये तो हम लोग डेटा में इधर उधर कबड्डी खेल रहे हैं, हकीकत में चाइना हमसे पछड़ चुका है। क्या समझे? भले ही हम कहीं हो ना हो, नंबर 1 तो हैं। आपको मालूम है एशिया में भारत भ्रष्टाचार में किस नंबर पे चला? बना दिया ना नंबर 1। हाँ, तब हम पॉपुलेशन में समझो नंबर 1 हो गए हैं ऑलमोस्ट। नहीं तो 23-22 लास्ट में कहीं कुछ हो जाएंगे, बचा कुचा वो भी पूरा कर देंगे, कोई बात नहीं, वो आंकड़े की बात है।
हमारे पास बच्चा मैन पावर है। मैन पावर जब हम इस्तेमाल करेंगे, स्किलफुल बनाएंगे, एक स्केल पर उनको वर्क देंगे और बाजार ढूंढेंगे। अगर हमारे स्किल और स्केल के मुताबिक बाजार नहीं मिला, पहली बात तो हम स्किलफुल नहीं है इतने, क्या बना सकते हैं? अच्छा, जितने लोग हम लोग बच्चे बैठे हैं यहां पर, क्या ऐसा चीज आप कर सकते हैं? माना खुदा न खास्ता, ईश्वर ना करे, आपको कुछ ऐसा करना पड़ गया किसी को, भाई बहुत अच्छे क्रिकेट खेलने वाले टीम में भर्ती नहीं होते, बहुत अच्छे हॉकी के खिलाड़ी टीम में भर्ती होकर के 2 मैच के बाद नहीं खेल पाते, बहुत सारे लोग रात दिन पढ़ने के बाद, सारे अटेम्प्ट के बाद भी आईएएस नहीं बन पाते, बहुत पहले अटेम्प्ट में टॉप कर जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ अनाप शनाप, अच्छा बुरा होता रहता है, लेकिन फिर भी जिंदगी की कसौटी पर जिंदगी को जीना ही पड़ता है। खुदा न खास्ता, ईश्वर ना करे, भगवान ऐसा कभी ना करें आपके साथ, तो ऐसी क्या स्किल है कि आईएएस नहीं बने, एसडीएम नहीं बने, तो हम ये कर सकते हैं? अगर आपके पास किसी विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट का डिग्री है तो वो स्किल नहीं है, नोट कर लीजिएगा, वो स्टडी है। स्टडी और स्किल का फर्क को समझिएगा। अगर बाई दफे आप पीएचडी भी हैं तब भी स्टडी ही है आपके पास स्किल नहीं है। स्किल उसके पास है जो एक्टिवा बनाता है, स्किल उसके पास है जो कार बनाता है, स्किल उसके पास है जो मंडी से सब्जी लाता है और शाम तक ठेले की पूरी सब्जी बेच के 1000 रुपए कमा लेता है। स्किल उसके पास है जो फटाक से कहते हैं 2 प्लेट चाउमीन बनाओ और फटाफट फटाफट चाउमीन बना के आपको प्लेट में दे देता, 100 रुपया कमा लेता है, उसके पास स्किल है। जो कंप्यूटर पे टाइप करता है और 20 रुपए का एक पेज टाइप करके 4 पेज निकाल के 500 रुपए कमा लेता है, वो है स्किलफुल। बाकी अगर आपके पास विश्वविद्यालय के एमए, एमएससी तमाम तरीके के मार्कशीट रखी है, डिग्री रखी है, तो वो स्टडी है, स्किल नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं पीएचडी करने के कारण आपको अच्छा पढ़ाता हूं? मैंने बोला वो स्टडी है। स्किल के कारण अच्छा पढ़ाएगा आदमी। एक्टिवा क्या मैं पीएचडी के कारण अच्छा ठीक कर सकता हूं या स्किल के कारण? परीक्षा भी केवल स्टडी से सही नहीं होती, परीक्षा भी स्टडी प्लस स्किल। स्टडी जरूरी है लेकिन स्किल होना ही चाहिए। लीडरशिप एक स्किल है, मोटिवेट करना एक स्किल है, डिसीजन लेना एक स्किल है, कम्युनिकेट करना एक स्किल है, किसी की मदद करना भी स्किल है, इमोशनल इंटेलिजेंसी होना स्किल है, इस देश की तरक्की समृद्धि की चिंता करना और उसके लिए कुछ कर गुजरना भी स्किल है। मैं एक लेखक हूं, ये भी स्किल है। मैं खाना अगर अच्छा बना लेता हूं, वो भी, बारात में जाके देखिए खाना बनाते हो, स्किल, वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वही बारात में खाना खाने वाले कई लोग स्टडी किए हैं, ग्रेजुएट हैं, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बट स्किल नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूं स्किल की। स्किल होगा तो क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। उपयोग से क्या मिलेगा? पैसा। पैसे से क्या करेंगे? निवेश। निवेश से क्या आएगा? बदलाव। तो जिस देश में मैन पावर स्किलफुल है वो ज्यादा डेवलप करेगा। इसमें बहुत सिंपल फार्मूला है। तो चाइना ने क्या अपने लोगों को ज्यादा स्किलफुल किया? चाइना के पास 5 लाख स्किल सेंटर हैं, दक्षिण कोरिया के पास 1 लाख स्किल सेंटर हैं, इंडिया के पास सिर्फ 15,000 स्किल सेंटर थे और अब जाकर के ये 25,000 स्किल सेंटर हैं। लेकिन कोरोना में कितने स्किल सेंटर काम कर रहे हैं इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है।
चाइना के बराबर हमारी पॉपुलेशन और 25,000 और 5 लाख के स्किल सेंटर का डिफरेंसेस है। तो हमारे यहां डिग्री धारक हो सकते हैं, लेकिन स्किल भी है जरूरी नहीं है। कितने लोग इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके पास डिग्री के बूते पे नौकरी तो मिली है, लेकिन पढ़ाने की स्किल नहीं है कईयों के पास। पढ़ाना एक स्किल है, लिखना एक स्किल है, भोजन बनाना एक स्किल है, एक्टिवा कार बनाना भी एक स्किल है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्किल है। स्किल से प्राप्ति अच्छी की जा सकती। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग डिग्री धारक हैं, हमको रोजगार मिलना चाहिए, इसमें कोई दुविधा नहीं है कि यूपीएससी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा है, लेकिन वो कहता है आपको लिखने की स्किल होनी चाहिए, बोलने की स्किल होनी चाहिए, सब्जेक्ट पढ़िए भी और उसको लिखिए भी, अच्छे से लिखिए, अच्छे से बोलिए। यानी कि स्किल विहीन वो भी नहीं है। एक दरोगा की भर्ती होती है, ग्रेजुएट चाहिए, स्टडी चाहिए, लेकिन 25 किलोमीटर दौड़ने की स्किल भी होनी चाहिए। हो सकता है 25-5 हो, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। 25 किलोमीटर दौड़ने की स्किल होनी चाहिए। फिजिकल, हाइट, ये सब तो आपका है ही, जो आपको एक्ट करना है। स्टडी तो है ही, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पूछा ही जाएगा। उसके अलावा हम सोचते हैं कि हमने डिग्री ले लिया है तो काम खत्म हो गया। तो देश के पास अगर स्किल नहीं है तो निवेश कहां से हम कर पाएंगे? जब कमाएंगे नहीं तो निवेश नहीं। तो जैसे आप लोग 3 मिनट का प्रोग्राम में बोलते हैं ना, इसी में हो सकता है कि कोई अच्छा वक्ता निकल जाए। हमको क्या मालूम यार, अटल बिहारी वाजपेयी साहब अच्छा बोलते थे कि नहीं? क्या जलवेदार बोलते थे। हिंदी का उनका उच्चारण देखिए, उनका बोलने का अंदाज देखिए, उनके ठहराव देखिए बोलने में। अटल जी कभी बोल रहे हो और आदमी अपना टीवी का रिमोट दूसरे चैनल पे चला जाए, इसकी संभावना ना के बराबर ही रही होगी। प्राइम मिनिस्टर तो वो भी थे। स्किल, बोलने की स्किल, आप समझे ना। अगर वो स्कूल में जब कभी पढ़ रहे होंगे अटल जी, तो उनके टीचर कहे होंगे कि आप बोलते बहुत अच्छा हैं, तो हो सकता है उन्होंने गौर ना किया हो कि यार बोलने से क्या होगा, पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन जब वो कवि बन गए, जब वो कविता लिखने लगे, जब मंचों पे बोले, या जब प्राइम मिनिस्टर कभी कविता सुना रहे हैं, कभी भाषण दे रहे हैं जो उनका जैसा था, तो कहीं ना कहीं वो स्किल काम आ रही थी कि नहीं? काम आ रही थी। स्किल से ही प्राप्ति होगी। हम नहीं जानते अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने LLB कब किया, BA कब किया, क्या करना हमको। हम नहीं जानते कि राजीव गांधी कहां पढ़े, क्या नंबर पाए, हमें यह भी नहीं पता। जरूरत क्या है, क्या करना उनका नंबर पता करके। आप लोग आते हैं, हम तो पूछते तक नहीं कि आपका हाई स्कूल ग्रेजुएट में क्या नंबर, हमें क्या करना नंबर। अरे तुमको अगर पढ़ना आता, लिखना आता, ठीक से बोलना आता, चलो यूपीएससी बुला रही है, खत्म। तुम 45% पाए हो तो क्या हम कहते हैं कि तुम्हारा नहीं होगा? काहे भैया, पढ़ेगा तो क्यों नहीं होगा? क्या यूपीएससी ने बैन लगाया है क्या कि 50% वाला ही फॉर्म भरेगा? सबके लिए खुला मैदान है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इसके। लेकिन हमारे देश में क्या है मालूम है? स्टडी। स्टडी के साथ स्किल होना बहुत जरूरी है। आप चले जाइए स्कूलों में, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है रटा रहे हैं। ना किसी को बैडमिंटन की चिंता है, ना कोई टेनिस की चिंता है, ना कबड्डी की चिंता है, ना क्रिकेट की चिंता है। जो बच्चा आता है सब मैथमेटिशियन ही बनेगा क्या? सब साइंटिस्ट ही बनेगा क्या? सब इतिहासकार ही बनेगा क्या? उसी में कोई सचिन तेंदुलकर छुपा होगा,
उसी में कोई बैडमिंटन का खिलाड़ी छुपा होगा। अरे तुम स्किल में जा ही नहीं रहे हो, सब जा रहे हो किसमें? स्टडी में। होमवर्क किए, 5वां 7वां नंबर किए, इतना ये किए, तुम्हारा मैथ में इतना नंबर, साइंस में इतना नंबर। अरे यार, जिसको तुम साइंस में विराट कोहली की अगर स्किल को ना पहचाना गया होता तो हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी से वो भी गिर पड़ के बीएससी, एमएससी, पीएचडी कर लेता, लेकिन हम आज उसको जान पाते। सचिन तेंदुलकर को अगर क्रिकेट की पहचान नहीं की गई होती लोगों द्वारा, वे छोटे से थे, घर वाले डांट देते, कहां क्रिकेट बोर्ड के चक्कर में पड़े, कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं, पढ़ाई लिखाई करो, तो वो इतना लंबा क्रिकेटर को हम पा पाते। ये पहचानेगा कौन? हमारे स्कूल। स्कूल कौन है? स्कूल हमारी विचारधाराएं हैं। स्कूल का मतलब ही होता है विचारधारा, और विचारों की इतनी कमी कि सिर्फ स्टडी पे जोर। बच्चे को ले आओ दो पीरियड उसमें बैडमिंटन में, ट्राई करो, हाँ भाई तुम खेलो, चलो एक कोच लगाया। अगर मैथ का टीचर हो जा सकता है तो बैडमिंटन का टीचर क्यों नहीं? आपको क्या लगता है कि चाइना जिम्नास्ट में कितना जीतता है? मेडल का ढेर लगा देता और हम लोग नीचे से कहीं लटके रहते हैं 1-2 में। हाँ, ये जो मीरा चानू हैं, जो इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया 49 के वेट लिफ्टिंग में, हम बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ ना? और कहां से हैं? पूर्वोत्तर भारत से। सारी जंग लड़ी जा रही उत्तर भारत में और मेडल आता है पूर्वोत्तर भारत से। और किस कीमत पे आ रही है, किस परिवार के लोग ला रहे हैं, अब किस सूरत पे ला रहे हैं। अप्रिशिएट किया, वो सेल्फ मेड स्किल है, सेल्फ मेड स्किल। आज भले ही सरकार तालियां बजाए, वो सेल्फ मेड स्किल है। जब स्किल सेंटर ही नहीं है, बच्चे उत्तराखंड में कितना बैडमिंटन खेलते हैं। हम बच्चों से बात करते हैं कोर्ट में, जब हम तो रोज हमारा सामना होता है, तो जानते हैं बच्चे क्या होते हैं जो थोड़े बड़े हो गए हैं, 18-19 साल के, जो कई सालों से खेल रहे हैं, 10 साल से, कहते हैं सर बहुत महंगा गेम है, घर वाले सर टूट जाते हैं, 70-80 हजार रुपया कम से कम महीना चाहिए। गोवा जाना है, हैदराबाद जाना है, बंगलुरु जाना है, कैसे जाएं? अभी गोवा खेल के आए, हैदराबाद जाना, हैदराबाद खेल के आए, बंगलुरु जाना है, कन्याकुमारी जाना है, कहीं पटियाला जाना है, कहीं दिल्ली जाना है, कैसे जाएं? वो अपनी जान तो लड़ा देंगे, जाएंगे कैसे? पैसा। एक रैकेट का तार टूट जाता है, 400-500 रुपए उसको ठीक से कसवाने में लग जाता है, और कभी भी एक तार टूटा पूरा रैकेट खत्म। शटल जो होती है, जो आप फेदर वाली आती है, देखिए कितनी महंगी आती है वो। 2 गेम ठीक से खेल लीजिए, तीसरे गेम के लायक नहीं रहती। और आना जाना, यहां से गोवा आपको जाना है, जीतते रहेंगे वहां रहना ज्यादा पड़ेगा, हार गए तो जल्दी लौट के आओ, और जल्दी लौट के किससे आओगे? फ्लाइट का टिकट लोगे, और ज्यादा टिकट लगेगा, पैसा सब अनसर्टेन है। तो हमने ऐसे मजाक में कहा यार कि गवर्नमेंट को इस पे कुछ सोचना चाहिए। बोले सर हजारों लड़के हैं, कहां गवर्नमेंट सोचेगी? मतलब गवर्नमेंट का समाधान भी उन्हीं के पास है कि हजारों लड़के तो खेलते हैं, गवर्नमेंट कितना? गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं को सोचेगी जो कॉमनवेल्थ में, जो वर्ल्ड फोरम पे या ओलंपिक पे या और भी कहीं छोटे थोड़े स्केल लेवल, थोड़ा और छोटा स्किल है बट है, पर आप मेडल जीत के आएंगे, तब आपको शाबाशी मिलेगी, तब आपको तालियां मिलेंगी। लेकिन कीमत कितनी आप उसके पहले चुकाते हैं, इस स्किल को बढ़ाने के लिए कहां ध्यान दिया जा रहा है, इसकी जो जरूरत है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि देखे होंगे कि पढ़ाई में हम भविष्य खोजते हैं, खेल में हम कहीं ना कहीं भविष्य को खतरे में मानते हैं कि यार पता नहीं हुआ नहीं तो क्या करेगा। तो पढ़ाई में ही ऐसा क्या कर रहे हो? ना बोलना आता है, ना लिखना आता है, ना किसी को समझाना आता है, किसी तरह दांव पांव करके। अभी देखो वो पटवारी का पेपर यूपी में था, वहां का भी पेपर लीक हो गया। मतलब ये पेपर लीक अभियान चल रहा है जैसे। और ऐसा भी नहीं है कि उस पेपर लीक होने से सबका कल्याण हो रहा है। भर्ती तो उतने ही लोगों की होगी जितनी वैकेंसी है,
लेकिन उसमें आने के लिए जितना भी साम दाम दंड भेद अपनाना है करो। यानी स्टडी आपने चुना, उसमें भी गोबर प्रसाद, बिना नकल के उसमें भी काम नहीं होगा। खेल चुनते, फिल्म चुनते, बैडमिंटन चुनते, धावक बनते, तो एक बार समझ में आता है कि यार बहुत कंपटीशन है, चलो गड़बड़ा गया होगा। पढ़ाई में तो कम से कम हाई स्कूल में सब पास होते हैं, इंटर में सब पास हो सकते हैं, नौकरी भी 1000-2000 आ जाती है, उसमें भी नकल। इसका मतलब है कि हम दोनों लेवल पे मात खा रहे हैं, स्टडी लेवल पे भी, स्किल लेवल पे। अब बच्चा, जब हम स्टडी और स्किल दोनों में कमजोर हो जाएंगे तो हमारा स्केल छोटा ही रहेगा, तो हमारा पॉपुलेशन का वॉल्यूम यानी उसका साइज तो बढ़ रहा है, बट इकोनॉमिक साइज उतना नहीं बढ़ पा रहा है। इकोनॉमिक साइज अगर उतना नहीं बढ़ेगा, और उसका नहीं बढ़ने का कारण है हमारी स्किल स्केल पर नहीं है। और इन सब के साथ साथ कमियां बहुत सारी और हैं। गरीबी इसीलिए है, अशिक्षा भी इसीलिए है, बीमारी भी इसीलिए है, क्योंकि ये सब के कारण ही हैं कि हम स्किल और स्केल पर जा नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ स्टडी को बढ़ा रहे हैं, सिलेबस को। अभी नई शिक्षा नीति आई है, पता नहीं उसका क्या सकारात्मक कितने बड़े नतीजे निकलेंगे, तो बात की बात होगी, लेकिन फिर भी हमारी मेंटालिटी में एक फर्क जो होना चाहिए। आप ही लोग IAS PCS की तैयारी करते हैं, रोज एक कोरम पूरा करते हैं, अपना दिन बीत गया, चलो कम पढ़ा ज्यादा पढ़ा, बात खत्म हो गई। तो डिग्री तो ठीक है जो है, लेकिन टेम्परेचर उसमें होना चाहिए। उस डिग्री में ताप नहीं है, दाब हो, ताप हो, तभी तो हवाएं इधर उधर चलेंगी। ठीक है, जो लिखवाना था लिखवा देते हैं। चाइना का सर आए हैं क्या? चले गए? ऊपर हैं? आए थे, चले गए? अब वो चले ही जाएंगे। असल में वो बाद में पढ़वा देंगे, आप लग रहा है, उनको बोल देते हैं। वो हमसे 1.5 घंटे में हम हो नहीं सकता। मैं चाहूं क्लास में आऊं, 1.5 घंटे में चला जाऊं, नहीं हो सकता। असल में पढ़ाना जो है ना, बहुत कम है 1.5 घंटा, और दिन भर खाली रहना सही नहीं है। हम जब आपको पढ़ाते हैं तो हम खुश होते हैं ना अंदर से। अब अगर आपको आज यही 2 चीज पता चला कि चाइना और इंडिया के बीच में जो FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो मामला है वो किस तरह का है, तो कम से कम आपका विजन तो चाइना को लेकर कहीं पढ़ेंगे, कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। और एक सवाल इस पर आ जाए, बस मात्र एक सवाल आ जाए, तो आज की क्लास का काम खत्म। अरे यार, प्री में आपको 50 सवाल सही करना है। अगर एक हफ्ते में एक सवाल फंस जाए तो हफ्ते में राजू 52 सप्ताह होते हैं। एक हफ्ते में एक सवाल फंस जाए तब वो साल भर में प्री पास किया जा सकता। हाँ? हमको जो है ना, मैं इसलिए इतना आप लोगों को बताता हूँ। पहली बात तो हम डिससेटिस्फाई रहते हैं कई पॉलिसीज को लेकर, हम पढ़ते ही रहते हैं। कभी आप मेरे अनजाने में आइए तो हम पॉलिसी वॉलिसी निकाल पढ़ते ही रहते हैं। दूसरे देश जो है ना, अगर बनेगा नहीं तो सबको खलेगा। हम आप इतना जान लीजिए कि जैसे आप सेलाकुई जा रहे हैं, रास्ते में एक अमरूद वाला खड़ा है, आपने 5 किलो अमरूद लिया, लेकिन रास्ते में 1 घंटा बाद पता चला कि अमरूद बहुत खराब है, चलो साले वापस आते समय 2-3 किलो अमरूद तो खराब ही है, इसको वापस कर देंगे। वो ठेला वाला मिलेगा नहीं। हमारे सत्ता धारक वही ठेले वाले हैं, ये ठेला लगा के खड़े हैं। हम जा रहे हैं, इनसे योजना ले लिए, हमने सोचा यार योजना बेकार है,
फिर वो देश खराब करके चले जाएंगे, फिर दूसरा ठेला वाला संके में आ जाता है। ये 5 साल तक का ठेला लगाने की उनकी ड्यूटी दी गई है। इसलिए ठेला वाला खराब अमरूद न बेचे, समझे ना, कष्ट यहां पर। अब आप पता चला कि अडानी को मध्य प्रदेश दे के चले गए, फलाना को ये दे के चले गए, ढिमका को दे। यही मोदी जी जीएसटी लागू होने से पहले क्या बोले हैं, क्या क्या नहीं बोले हैं। भाइयों बहनों, आटा पे, दूध पे, दही पे, अगर वो नहीं तो क्लास के बाद अभी हम सुना देंगे, पर भी लोगों ने टैक्स वसूला, हमने। अब दोगली बात कर रहे हैं, खुद ही लगा दिए। बहुत खुद ही बोले, अब खुद ही लगा रहे हैं। अरे यार, कम से कम उस भाषण का ध्यान तो रख लेते कि क्या बोले थे। वाह मोदी जी वाह खुद ही कह रहे हैं, उसी में एडिट करके बनाया होगा ना, वाह मोदी जी वाह, उस बोल करके ये भी आ रहा है और आपको क्या लगता है, आप मुझे बता सकते हैं? एक आता है चंदन आटा, 10 रुपए, 10 किलो की बोरी 280 रुपए की थी, आज की डेट में 310 रुपए की है। सस्ता आटा था वो, थोड़ा मैदा कम होता है। 30 रुपए एक 10 किलो पे बढ़ा है, 3 रुपए किलो आटे का रेट बढ़ा है। जानते हैं कि हम गरीबी की गिरफ्त में कब जाते हैं? सीडीओ है आशीष, मैंने उनसे कहा कि यार वो कुछ चल रहा है खेत ओत का, यार ये क्या मामला होता है, तुम लोग एडीएम ओडीएम रहे, क्या होता है, एडीएम ही बंडवाल है, क्या रहता है ऐसे केसेस? बोले सर देहरादून का सिस्टम बहुत खराब है, टेंशन मत लो, देखा जाए, कुछ नहीं होगा। तो बोले आपके पास क्या कोई सूचना आई? हमने कहा नहीं, पता कर रहा। अरे बोले छोड़िए, हमने कहा यार पढ़े लिखे होने का यही तो फायदा होता है ना, दुर्घटना से पहले समझदारी दिखाओ। भाई जब कार लड़ गई तब ब्रेक लगा के क्या करेंगे, पहले ही समझ लेते। तो हंसने लगा, बोला बात तो सही कह रहे। तो हमारे देश जैसे आप ही लोग हैं ना, आप एक्सप्लॉइट होते जाएंगे, 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 जब खत्म होने की ओर आएंगे तब आंख खुलेगी। हम जैसे लोग ऐसा नहीं सोच पाते। हम कह रहे हैं एक्सप्लॉइटेशन का पहला लाइन ही क्यों निकला? इसलिए देखे होंगे पढ़ा लिखा आदमी जो होता है वो अगर फंसता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई काम करने लगती है, क्योंकि दिमाग चलाया होता है। वकील से जाके बात करो, बोले हो जाएगा, आप ये ले आओ, कागज ले आओ, फलाना ले आओ, वो यही चलाता ही है। आप जैसे यूपीएससी का पेपर देते हैं, अगर आप इन्वेस्ट को समझ रहे हैं, विदेशी निवेश को समझ रहे हैं, विदेशी मुद्रा के डिफरेंस को समझ रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं, तो फट से आप कहेंगे हमारा तो चाइना की तुलना में ये है, फलाना में ये, हांगकांग में ये वो हो गया। कहां पे थे, कहां पे थे? हमने बताया पसंदीदा, कहां तक बताया है पसंदीदा? हाँ, कुछ बताया ही नहीं क्या इसमें? चाइना इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। हाँ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, ठीक है ना। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना जो है पैसा कमाता है, जो विदेशी पूंजी या विदेशी पैसा निवेश जो होता है, एक प्रकार से उससे सामान खरीदने में लोग ले लेते हैं, है ना, उससे उसका पैसा ज्यादा बढ़ता है। चलो आगे लिखो, इंडिया एक्सपोर्ट इज ओनली अराउंड 15%, अराउंड 15%। इस डेटा को नया कर लेना है ना। लिखो, भारत का जो निवेश है वो लगभग 15% के आसपास।
अब चाइना का जो बच्चा अभी कभी एग्जाम में लिखना हो कि चाइना का जो विकास मॉडल है वह विदेशी निवेश जो चीजों को निर्यात करता है, एक प्रकार से एक्सपोर्ट करता है, उस पर टिका हुआ है। इसलिए चाइना की कंपनियां, चाइना के वस्तुएं खरीदना बंद कर दीजिए, उसका विकास मॉडल गिर जाएगा। और कोरोना के बाद देखे होंगे ये स्थिति पैदा हुई, उसके यहाँ भी कोहराम मचा हुआ है। आप समझे ना? इसलिए चाइना की इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारी इकोनॉमी जो है बाहरी पैसों से उतनी बूस्ट नहीं है, इसलिए हम लोग खराब अवस्था में भी सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन चाइना की इकोनॉमी एक प्रकार से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यानी कहा जाए कि निर्यात पर उसका विकास मॉडल टिका है। वस्तुएं बनाता सस्ती सस्ती, आसियान हो, दक्षिण एशिया का हो, और भी यहाँ वहाँ मध्य एशिया, व्यापार फैलाया हुआ है, तो पैसा उसको वहाँ से सामान बिकता खूब जाता है। लेकिन जिस दिन उसके सामानों का बहिष्कार हुआ और जिस दिन उसके यहाँ कंपनियां जो हैं उखड़ने लगी विदेशी, उसका विकास मॉडल चरमरा जाएगा। जबकि हमारे यहाँ तो वो नौबत ही नहीं आई है, तो थोड़ा मोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन चाइना की तुलना में हम चाहते श्रेष्ठ रहेंगे। इसलिए जो अभी चल रहा आत्मनिर्भर भारत, लोकल वाला वोकल जो थ्योरी चल रहा है, ये अगर वाकई में मैनेज कर जाए, अच्छा कर जाए, तो हमारी इकोनॉमी चाइना की तुलना में कमजोर तो रहेगी, लेकिन जब गिरेगी तो उसके जैसे नहीं गिरेगी। अगर हम खराब भी हमारी अवस्था होगी, कभी दुनिया में तबाही ही आ जाए, तो हम चाइना जैसा बर्बाद नहीं होंगे। इसीलिए अभी हमने एक लेख लिखा था, ये पढ़ते हैं आजाद, और आजाद का एलोबरेट जो करते हैं ना, मेरे आर्टिकल्स को ये टाइम निकाल के पढ़ते हैं और उसको बाकायदा एलोबरेट करके लिखते भी हैं। मेरे व्हाट्सएप पे बाकायदा उसको डिटेल लिखते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि मैंने कहा है कि अगर उत्तराखंड जैसे राज्य अपने विकास मॉडल को नहीं बनाएंगे, जैसे टूरिज्म से इनकी ग्रोथ जो है 15% बढ़ती है, चाहे तो और बढ़ा लें। सर्विस सेक्टर को मॉडल के तौर पे ला सकते हैं। इंडस्ट्री में अगर उतना डेस्टिनेशन स्ट्रांग नहीं है हमारा, तो कोई और सेक्टर को हम सेक्टराइज कर सकते हैं। उसमें काफी कुछ हमने समझाने का प्रयास किया है पहाड़ी राज्यों की तुलना में। तो उसमें आप पाएंगे कि अगर आप निर्भर रहेंगे, आर्थिक रूप से निर्भर रहेंगे केंद्र पर, आर्थिक रूप से निर्भर रहेंगे कि यहां से वहां से कुछ मिल जाए, कि बजाय आप अपने लोकल इकोलॉजी में कैसे उत्तराखंड के इकोनॉमिक को चौड़ा किया जाए, बड़ा किया जाए, उसका बजट बढ़ा दिया जाए, उसकी समृद्धि बढ़ा दी जाए, वो ज्यादा टिकाऊ होगी। भाई मैं आपसे 5,000 रुपये उधार मांगा, इस महीने काम कर लिए, अगले महीने के लिए इनसे मांगा, काम हो गया। अब तीसरे महीने के लिए आपसे, एक दिन तो ऐसा आएगा कि सबसे मांग चुके रहेंगे ना। जब मांग मांग के ही काम हो रहा है तो लौटाने की नौबत ही नहीं आएगी। ऐसा क्या किया जाए कि हमारी इकोनॉमी, हमारे खर्चे हमारे ही स्किल से मैनेज होने लगे, तब वह चरमराने में मुश्किल होगा। चाइना क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी उसकी ज्यादा स्ट्रांग है। जो विदेशी निवेश कहा जाए कि सामान बेचने से ज्यादा पैसा आ रहा, जिस दिन उसके सामान पे बैन लग गया, क्या लगता है कि इंडिया ने कोरोना में जो बैन लगाया उससे उसका लॉस नहीं हुआ? हुआ होगा, और भी देश जहां कम ज्यादा किए होंगे हुआ ही होगा। तो उसकी इकोनॉमी भरभरा सकती है, लेकिन चूंकि हमारा इतना है नहीं, और हम अगर लोकल पर फोकस करने लगे, लोकस फोकस थ्योरी, तो हम इतने खराब देश नहीं हो सकते कि बुरे दिनों में हमारी बड़ी बुरी गति हो गई। इसलिए जो आत्मनिर्भर भारत है, ये ठीक है, एक जहां हो सकता है होने दिया जाए, हो जाए तो अच्छा है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत बनेगा किससे? जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी। आप तो डिग्री धारक हैं,
आप तो स्टडी करते हैं, स्किल कहाँ है? और a+b का होल स्क्वायर क्या है? हमने पढ़ा था, आपको पढ़ा दिया। आर्थिक विकास कहाँ छुपा है इसमें? इसकी खोज करो, इस स्किल। समझे ना? सड़कें बनाते हैं हम, बड़े बड़े हाईवे टूट जाते हैं, इतनी भी तो हमारे इंजीनियरों में स्किल नहीं है कि जमीन को थपथपा के देख लें कि जमीन पे सड़क कब तक टिकेगी। नहीं टिकेगी तो इसी जमीन पे क्या ऐसा करें कि सड़क टिके। आप सड़क बनाने की स्टडी किए हैं, लेकिन सड़क टिकेगी इसकी स्किल कहां है आपके पास? ध्वस्त हो गई सब व्यवस्था। एक बार पैसा लगा दिए, यार घर बनाते समय आदमी पूछता कौन वाला सरिया ठीक है, कौन वाला सीमेंट ठीक है, हाँ कितने सूत की सरिया लगाएं। रोज बनाओगे क्या घर? पता चला घर बनाता है छत ही गिर जाती है। देखे होंगे लिंटर पड़ रहा तो छत गिर गई। पहली बार लिंटर के लिए तो आपने जोड़ जुगत किया होगा, अब बनाते ही गिर गई, फिर चलिए उधार कर्जा लीजिए। इसका मतलब स्किल पे काम नहीं हो रहा है। सिंपल फार्मूला है। सड़क इतनी बुरी तरह टूट गई, अरे यार बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी वो टूटी हुई बता रहे हैं, अभी उद्घाटन किया, अभी टूट गई। इसका मतलब है कि आप स्किल पे काम ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ स्टडी कर, हाँ इतनी सड़क बना देंगे। अरे जमीन तो थपथपा के देखो पीट के। काहे के लिए इंजीनियर बने हुए हैं? ठीक है, अरे पुराना घर गिर रहा है, ये सब तो समझ में आता है। नई नई सड़कें भी टूट रही हैं एक ही बारिश में। फिर ठीक आ गया समझ में? नेचर आप समझ गए ये तो इसमें बच्चा नया डेटा ये कर लेना कि जब हम एफडीआई करते हैं, लिख लो एफडीआई में चाइना और इंडिया की पोजीशन, भारत डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। इंडिया और चाइना के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जरा पढ़िएगा, है ना। 100 अरब डॉलर में स्थिति कहाँ है ये कनेक्ट कर लीजिएगा इसमें। और जो दूसरे पैरामीटर्स हैं, दूसरे पैरामीटर्स का मतलब जैसे लिखिएगा कोरोना में दोनों के बीच बाजार, एफडीआई ऑब्लिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिखिएगा। ऐसा ये दोनों दो बातें हैं, है ना। और दोनों को जरा डोमेस्टिक बाजार को भी समझिएगा। असल में चाइना अपना जो सामान है वो अपने देश में तो खपत करता ही है, बाहर भी भेजता है। वो बाहर से सामान कम मंगाता है। इसका मतलब है कि चाइना का सामान ही चाइना में ज्यादा इस्तेमाल होता है। हम लोग क्या करते हैं, बाहर से सामान ज्यादा मंगाते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने देश में या तो सामान उतना बना नहीं पाते हैं, या तो बनाते हैं तो उतने खरीदार नहीं है। इसीलिए देखे होंगे धीरे धीरे हमारे यहाँ जो एक प्रकार से हमारी जो समस्या बनी वो यहाँ पर भी इसीलिए बनी, हम बाजार बना नहीं पाए और अपने यहाँ खरीदार तैयार नहीं कर पाए। बाहर बाजार बनता तो बाहर से पैसा आता, अपने यहाँ खरीदार तैयार करते तो हमारे दूसरे देशों के सामान को हम रोक भी पाते। और त्योहार ऐसा मनाएंगे कि पूछिए मत। अबीर गुलाल भी हो सकता है चाइना से आता हो, हमको क्या मालूम।